फिल्मी बातें विद अभिसार। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार और आज बारी है पुराना सनीमा नया स्टाइल। और पुराना सनीमा नया स्टाइल में आज हम बात करने वाले हैं अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार की शक्ति की। पुराना सनीमा नया स्टाइल। तो 1982 में आई थी शक्ति। आप जानते हैं कि शक्ति की रिलीज होने के कई साल बाद 10 साल से भी ऊपर का वक्त गुजर गया था। माइकल मैन, हॉलीवुड के एक डायरेक्टर माइकल मैन की एक फिल्म आती है हीट। और हीट में हॉलीवुड के नहीं दुनिया के दो सबसे बेहतरीन अभिनेता होते हैं, अल पचिनो और रॉबर्ट डे नीरो। और हीट का जो क्लाइमैक्स है जिसमें अल पचिनो रॉबर्ट डे नीरो के पीछे भाग रहे होते हैं और एयरपोर्ट के अंदर उन्हें गोली मारते हैं, यही सीन शक्ति के क्लाइमैक्स में था। यानी वो शक्ति जो 10 साल से भी पहले आ गई थी, उसके सीन को माइकल मैन की फिल्म हीट में इस्तेमाल किया गया। यानी कि कहीं ना कहीं माइकल मैन शक्ति से इंस्पायर हुए और उन्होंने हीट बनाई। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? शक्ति की यह शक्ति थी। मगर आज जो मैं आपके सामने मुद्दा लेकर आया हूं, इन दोनों महान अभिनेताओं की टक्कर हुई थी, दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन। कौन किस पर भारी था? उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं दोस्तों। जब दिलीप कुमार नहीं रहे थे तो उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने खुद दिलीप साहब और अमिताभ बच्चन की आवाजों की नकल की थी, मिमिक्री की थी। मैं चाहूंगा कि दिलीप साहब और शक्ति को लेकर मेरी श्रद्धांजलि, मेरी जो मोहब्बत है, आप खुद देखिए। देखो विजय, तुम्हें मुझसे कोई गिला है, कोई शिकायत है? वो सही है, वो गलत है, अपनी जगह है। लेकिन इस वक्त तुम्हें भूल जाना चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो। सही कहा आपने, मुझे भूल जाना चाहिए कि मैं आपका बेटा हूं। तो सवाल यही किया जा रहा है कि शक्ति में क्या दिलीप साहब अमिताभ बच्चन पर भारी थे? किसने बेहतर अभिनय किया था शक्ति में? आप में से जो लोग नहीं जानते हैं, शक्ति की कहानी एक पुलिस ऑफिसर की थी। एक पुलिस ऑफिसर जिसके छोटे से बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है और जब किडनैप करने वाले उससे कहते हैं कि हम आपके बच्चे को जान से मार देंगे, तो बाप कहता है कि मार डालो उसे, मगर मैं अपने फर्ज के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। ये शब्द उस बेटे के कान में गूंजते रहते हैं और वो बड़ा हो जाता है। बड़ा होकर अमिताभ बच्चन बनता है और अपने पिता के लिए उसके अंदर एक दर्द, एक कसक, एक कशिश रहती है। शक्ति पिता और बेटे के बीच में टकराव की फिल्म है। पिता जो एक पुलिस ऑफिसर है और बेटा जो अपराध की दुनिया में प्रवेश कर देता है। और इस फिल्म में हमने अमिताभ और दिलीप कुमार के बेहतरीन अभिनय का नमूना देखा। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि दिलीप साहब को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था और इसी कैटेगरी में अमिताभ बच्चन भी नॉमिनेटेड थे, मगर अवार्ड किसे मिला? दिलीप साहब को मिला। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों कि इस फिल्म में दिलीप साहब ने अमिताभ बच्चन से बेहतर अभिनय किया? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जब शक्ति लिखी गई थी सलीम जावेद द्वारा, तब यह फिल्म बाप बेटे की कहानी नहीं थी। यह एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ पुलिस ऑफिसर की कहानी थी और उसका एक बेटा होता है जिसके साथ उसकी जद्दोजहद चलती रहती है। और इस फिल्म के लिए सलीम जावेद की पहली पसंद अमिताभ बच्चन नहीं थे, पहली पसंद थे राज बब्बर। यानी कि इस फिल्म में जो बेटे का किरदार था वो पहले से ही बाप के मुकाबले हल्का था। मगर फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि अगर आप राज बब्बर को लेंगे तो फिल्म नहीं बिकेगी। उन्होंने खुद कहा कि अमिताभ बच्चन को लीजिए। अमिताभ बच्चन जो अपने फेवरेट दिलीप कुमार के साथ काम करना चाहते थे और वो तैयार हो गए। और फिर 1980 में इस फिल्म की शूटिंग हुई और नतीजा आपके सामने 1982 को सामने आया। तो यहां आपको सवाल यह पूछना चाहिए कि जब फिल्म दिलीप साहब को जहन में लिखकर लिखी गई थी तो यह फिल्म दिलीप साहब की ही थी,
दिलीप साहब का रोल ऑथर बैक्ड रोल था। ऑथर बैक्ड रोल यानी कि जब लेखक एक कहानी को लिखता है ना, तो उसके जहन में एक खास कैरेक्टर होता है और उसी कैरेक्टर को मजबूत करने के लिए एक एक डायलॉग, एक एक लाइन लिखी जाती है। इसीलिए दिलीप साहब का रोल अमिताभ बच्चन से कहीं बेहतर था। एक्टिंग किसकी बेहतर थी यह नहीं कहा जा सकता। कई सीन्स में अमिताभ बच्चन दिलीप साहब पर भारी पड़ते हैं और इस पूरी फिल्म में देखा जाए तो दिलीप साहब ही छाए हुए हैं, मगर जैसे मैंने कहा कई सीन्स में अमिताभ बच्चन अपने पिता यानी दिलीप साहब पर भारी पड़ते हैं। मसलन वो सीन जब दिलीप साहब जो हैं जेल में अपने बेटे से मिलने आते हैं और वो कहते हैं कि तुमने पुलिस को बयान क्यों नहीं दिया। तो बेटा यानी अमिताभ बच्चन कहता है कि क्या मेरे बयान देने से आपका कानून मुझे बेगुनाह मान लेगा। तो पिता कहता है कि बेगुनाह मानना या ना मानना ये मेरा काम नहीं है, अदालत का काम है। तो बेटा कहता है कि मैं बयान भी अदालत के सामने दूंगा। वो सीन देखिए दोस्तों, अमिताभ बच्चन की आंखों की इंटेंसिटी देखिए। और फिर वो सीन जब पहली बार अमिताभ बच्चन जो हैं वो थाने आते हैं, अपने पिता के सामने बैठे होते हैं। दोस्तों मेरा यह मानना है कि हमें इस फिल्म को अमिताभ बच्चन और दिलीप साहब के बीच मुकाबले की फिल्म के तौर पर नहीं देखना चाहिए। जैसे मैंने कहा दिलीप साहब का रोल एक ऑथर बैक्ड रोल था, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कर्मा में दिलीप साहब जो हैं वो सेंट्रल कैरेक्टर थे या विधाता में फिल्म उनके आसपास घूमती है, बिल्कुल उसी तरह से शक्ति भी उन्हीं के आसपास घूमती है। इन दोनों का मुकाबला तब हो सकता है जब रोल बराबरी का हो, मगर बावजूद इसके अमिताभ बच्चन को जो किरदार मिला उसमें अमिताभ बच्चन ने बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस दिया, बहुत ही नियंत्रित परफॉर्मेंस दिया। और इस फिल्म में ऐसे ढेरों सीन्स हैं। मसलन वो सीन देखिए जब राखी की मौत हो जाती है, अमिताभ बच्चन पुलिस की गिरफ्त में होते हैं और वो अपनी मां की लाश को देखने आते हैं, अपने पिता का हाथ पकड़ के वो रोते हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस दिलीप साहब का। या फिर वो सीन समुद्र के सामने दोनों आसपास खड़े हुए होते हैं, उस वक्त बाप अपने बेटे से कहता है कि तुम्हारी मां बीमार है। उस वक्त भी आप अमिताभ और दिलीप को आमने सामने देखते हैं ना, तो आप यह फैसला नहीं कर सकते कौन किस पर भारी है। या फिर वो सीन जब अमिताभ बच्चन पहली बार थाने जाते हैं, सामने उनके पिता दिलीप कुमार होते हैं और पिता यानी दिलीप कुमार कहते हैं कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड स्मिता पाटिल को वो गुंडे छेड़ रहे थे तो तुमने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की। तब अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मुझे मेरी या किसी और की हिफाजत के लिए पुलिस की जरूरत नहीं है। तो यहां पर दिलीप साहब अमिताभ से कहते हैं कि अगर कानून के बारे में तुम्हारी यही सोच है तो आज नहीं तो कल मुश्किल में पड़ सकते हो, मेरी ये बात याद रखना। अमिताभ बच्चन अपने पिता की तरफ देखते हैं, आंखों में पूरी इंटेंसिटी है और कहते हैं मैं आपकी ये बात भी याद रखूंगा। और कहीं ना कहीं इस सीन की गूंज उस सीन में है जहां दिलीप साहब ने कहा था कि मार दो मेरे बेटे को, मगर मैं अपने बेटे के लिए फर्ज के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। अगर शक्ति को देखना है ना तो मुकाबले के तौर पर मत देखिए, देखिए कि एक्टिंग क्या होती है। जब दो महान एक्टर्स आमने सामने होते हैं तो कंट्रोल्ड एक्टिंग किसे कहते हैं। और मैं आपको बतला दूं 1980 में जब यह फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी तो कई लोग कह रहे थे कि अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर बहुत सीरियस है और उस वक्त तक अमिताभ बच्चन अपनी कॉमिक टाइमिंग को साबित कर चुके थे। बॉक्स ऑफिस सिर्फ उनके नाम पर चल रहा था। इनफैक्ट शक्ति ने जितना भी बिजनेस किया वो अमिताभ बच्चन की वजह से ही किया। मगर जब दर्शक फिल्म देखने गए तो बहुत मायूस हुए दो वजहों से। पहली बात, उन्हें लगा कि अमिताभ बच्चन का किरदार बहुत सीरियस है। दूसरी बात, जो अमिताभ के फैंस थे उन्हें लगा कि अमिताभ के मुकाबले दिलीप साहब का रोल कहीं ज्यादा बड़ा है। और ये दोनों बातें सही भी थी। मगर रमेश सिप्पी ने हमेशा से माना कि मैं इस फिल्म को एक खास किस्म का ट्रीटमेंट देना चाहता हूं। जावेद अख्तर ने तो यह भी कहा कि फिल्म से गाने हटा दो, मगर फिल्म के गाने भी बहुत बेहतरीन बने थे। आपको याद है, जाने कैसे कब कहां इजहार हो गया,
हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। फिल्म का संगीत दिया था आर.डी. बर्मन ने और एक एक गाना बेहतरीन था दोस्तों। इनफैक्ट जो शुरुआती गाना है ना, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई, वो भी बहुत बेहतरीन सॉन्ग था जिसे महेंद्र कपूर ने अपना स्वर दिया था। वैसे कहने को तो ये फिल्म बाप और बेटे की फिल्म थी, मगर जो मां और बेटे का किरदार था ना, यानी कि राखी और अमिताभ बच्चन, वो भी बहुत खूबसूरत था दोस्तों। और ये दोनों के बीच में जितने सीन्स थे ना, मैं उसे जब भी देखता हूं तो मुझे मेरी मां की याद आ जाती है और मैं तुरंत उन्हें फोन लगाता हूं, मां कैसी है तो। हर बार मैं इमोशनल हो जाता हूं दोस्तों जैसे ही राखी और अमिताभ बच्चन के सीन्स में देखता हूं। बहरहाल शक्ति को लेकर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, ढेरों कहानियां हैं। मसलन एक अफवाह ये उड़ी जब कुली को लेकर अमिताभ बच्चन चोटिल हुए तो दिलीप साहब रमेश सिप्पी के साथ बैठते हैं और उन्होंने अमिताभ बच्चन के कई सीन्स हटा दिए। हालांकि इस बात को साबित करने के लिए कोई प्रमाण सामने उभर कर नहीं आए। अलबत्ता रमेश सिप्पी ने अमिताभ बच्चन के बारे में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अमिताभ बच्चन का 1982 में वो रुतबा था कि वो चाहते तो किसी का भी सीन कटवा सकते थे, मगर दिलीप साहब के लिए उनके मन में इतनी इज्जत थी और रमेश सिप्पी के लिए इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट थी कि उन्होंने छुआ तक नहीं। और ये बयान किसी और ने नहीं, खुद रमेश सिप्पी ने दिया। मगर हां, फिल्म की शूटिंग चल रही थी, समानांतर तौर पर कुछ और भी हो रहा था। फिल्म के प्रोड्यूसर थे मुशीर रियाज और एक दिन अचानक अमीर ज़ादा नाम का गैंगस्टर उन्हें किडनैप कर लेता है 4 दिनों के लिए और वसूली के लिए कॉल करता है। कहता 25 लाख दो वरना मुशीर रियाज को मौत के घाट उतार दूंगा। और आप जानते हैं मुशीर रियाज के बारे में जानकारी किसने लीक की थी? इसी फिल्म में काम करने वाला एक प्रोडक्शन हेड। उसने अमीरजादा, वो जो गैंगस्टर है, उसे बता दिया था कि मुशीर रियाज कहां जाने वाले हैं और आप उन्हें किडनैप कर सकते हैं। नतीजा, मुशीर रियाज की किडनैपिंग। तब दिलीप कुमार साहब बात करते हैं सुपर कॉप इशाक भगवान के साथ और इशाक भगवान मुशीर रियाज को बचा लेते हैं बगैर फिरौती का एक भी पैसा दिए हुए। तो शक्ति को लेकर जहां कशमकश अमिताभ बच्चन और दिलीप साहब के बीच में थी, वहीं दूसरी तरफ यह कहानी भी चल रही थी, जिससे पता चलता है दोस्तों कि उस वक्त, या ये कहा जाए 1995 तक, बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का क्या दबदबा था। और मैं जानता हूं आपके जहन में एक सवाल होगा कि भाई अमिताभ बच्चन और दिलीप साहब दोबारा साथ क्यों नहीं आए। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि उससे पहले, याद है आपको अमिताभ बच्चन की त्रिशूल? त्रिशूल में अमिताभ के पिता होते हैं संजीव कुमार। और क्या आप जानते हैं संजीव कुमार का रोल पहले दिलीप साहब को दिया गया था, मगर दिलीप साहब ने मना कर दिया। अब जो त्रिशूल का रोल था वो ऑथर बैक्ड रोल था अमिताभ बच्चन के लिए। अब देखना यह होता कि अगर त्रिशूल में दिलीप साहब होते तब इन दोनों की टक्कर में कौन भारी पड़ता। यही नहीं, शोले में संजीव कुमार के रोल के लिए पहले रमेश सिप्पी गए दिलीप साहब के पास। दिलीप साहब ने मना कर दिया। यह बात अलग है कि बाद में दिलीप कुमार जो हैं वो बहुत मायूस हुए उस फिल्म को ना करके। वो हमेशा खुद को ताना देते रहे कि काश मैंने शोले में ठाकुर का रोल किया होता। अमिताभ और दिलीप कुमार को साथ लाने की कई कोशिशें हुए। मसलन एक और फिल्म बनने वाली थी जिसका नाम था आग का दरिया। यह फिल्म अनाउंस हुई, साइन हो गई, मगर बन नहीं पाई। फिर सुभाष घई तो अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार और शाहरुख खान को एक ही फिल्म में लेकर आने वाले थे जिसका नाम था मदरलैंड, यानी मातृभूमि। वो भी फिल्म नहीं बन पाई। काश दोस्तों ये दोनों एक्टर्स, और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोनों एक्टर्स के मन में एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा इज्जत है। मैं आपको एक घटना बताना चाहूंगा। याद है आपको अमिताभ बच्चन की एक फिल्म ब्लैक, जिसके लिए अमिताभ बच्चन को नेशनल अवार्ड भी मिला था। जब उस फिल्म का प्रीमियर हुआ था तब उसमें दिलीप साहब को भी बुलाया गया था। फिल्म खत्म हो गई,
मगर दिलीप साहब सिनेमा हॉल के बाहर सायरा बानू के साथ खड़े थे, इंतजार कर रहे थे अमिताभ बच्चन आएंगे और अमिताभ बच्चन को वो ब्लैक में किए गए उनके परफॉर्मेंस के लिए बधाई देंगे। दिलीप साहब इंतजार करते हैं, अमिताभ बाहर आते हैं। दिलीप साहब अमिताभ बच्चन का हाथ पकड़ते हैं, उनकी आंखें नम होती हैं, वो कुछ नहीं कहते हैं, मगर उनकी जो आंखों की नमी ये बतला देती है कि ब्लैक के अंदर अमिताभ बच्चन का जो परफॉर्मेंस था उसे दिलीप साहब ने कितना पसंद किया। ऐसे थे मेरे दिलीप साहब, और ऐसा है दिलीप साहब के प्रति अमिताभ बच्चन की इज्जत और मोहब्बत। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।